बच्चों, कक्षा 8 का पाठ 3, बस की यात्रा, आओ इसे पढ़ें। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। 5 जो मित्र थे उन्होंने आपस में ये फैसला किया, उन्होंने तय किया कि 4 बजे की बस से हम शाम को चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापस का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, ये बस चलती है या नहीं, यही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है ये? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस्ड है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो छोड़ने आए थे ना उनको, वो ऐसे देख रहे थे जैसे अब इनकी अंतिम विदाई है। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, कोई भी हो, जिसने यहाँ धरती पे आया है वो जाएगा भी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं वो देखो, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, इतना मतलब आवाज कर रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सभी ने अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। क्या लगा? गांधी जी के समय जब ये बस होगी उस समय ये जरूर जवान होगी, यानी कि नई होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब 8-10 मील चली ना, जितने भी भेदभाव थे वो सब खत्म हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यकायक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे,
जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यकायक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दैन्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें किसी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। अभी हमने पाठ पढ़ा, आओ प्रश्न उत्तर की तरफ चले। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर देंगे। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसका उत्तर एक बार फिर से दोहरा देते हैं। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ
हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उसके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर देंगे, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि वह कब और कहाँ रुक जाए, और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार वह बस डाकिन की तरह है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर देंगे, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रही थी, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरी तरह शोर कर रहे थे। अगला प्रश्न, 4 प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर देंगे, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखते से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर देंगे, बस का जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं पर टूट सकती है और ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि वह अनियंत्रित होकर कभी भी इससे टकरा सकती है। प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास ही उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था, वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में से सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि इस बस विनय पूर्वक
अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमन पूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। आशा है बच्चों आपको लेसन अच्छे से आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे।